दिल्ली में हुए भीषण धमाके की जांच जब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंची, तब रॉ की गोपनीय रिपोर्ट ने ऐसा सच उजागर किया जिसने प्रधानमंत्री मोदी के भीतर आग की लपटें और भी भड़का दी। इस हमले की असली योजना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की गुप्त बैठकों में तैयार की गई थी। जैसे ही यह खबर पीएम मोदी के सामने आई, उनका स्वर पहले से कहीं अधिक कठोर हो गया। उन्होंने सेना प्रमुखों को सीधा आदेश दिया, अब जवाब सीमा पर नहीं दुश्मन के घर में दिया जाएगा। देश की रणनीति पल भर में बदल गई। भारत अब केवल चेतावनी नहीं बयाए, इतिहास बदलने जा रहा था। जैसे जैसे भारत के डीप स्ट्राइक फेज 3 की गूंज कश्मीर की घाटियों से लेकर दिल्ली के वॉर रूम तक फैलती जा रही थी, वैसे वैसे दुश्मन की बेचैनी भी अपने चरम पर पहुंच रही थी। क्योंकि पिछली रात भारत ने पीओके के भीतर जिस गुप्त लॉन्च पैड नेटवर्क को नष्ट किया था, वह पाकिस्तान की दशक भर की सैन्य रणनीति की रीढ़ माना जाता था। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह जानकारी मिली कि भारत ने उन सभी ठिकानों को इतनी सटीकता से मिटा दिया कि वहां मौजूद हर सुविधा कुछ ही मिनटों में राख में बदल गई, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फौरन अपने आर्मी चीफ से कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा परिषद की बैठक में साफ कहा, अब यह लड़ाई सीमा पर नहीं मनोबल पर जीती जाएगी और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिसमें वह समझता है। और इस आदेश के बाद भारतीय सेना ने अपनी 12 स्पेशल यूनिट्स की तैनाती को एक नई व्यवस्था में सेट किया, जहां हर टीम का मिशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यानी अगर एक टीम पीओके के उत्तरी सेक्टर में रास्ता बनाती, तो दूसरी टीम उसी रास्ते का उपयोग कर दुश्मन के अगले ठिकाने पर प्रहार करती। इसी बीच रॉ ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी कि पाकिस्तान सैन्य नेतृत्व ने चीन और तुर्की को इमरजेंसी सपोर्ट रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन भारत की नई कूटनीतिक लाइन के चलते किसी भी देश ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देने से मना कर दिया, क्योंकि भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया था, इस बार भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और जो भी इसमें पाकिस्तान का साथ देगा वह सीधे भारत के सुरक्षा सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा माना जाएगा। उधर एलओसी के नौगाम सेक्टर में तैनात भारतीय जवानों को अचानक रात 1:40 पर जमीन के अंदर हल्की कंपकंपी महसूस हुई, जैसे पहाड़ियों के भीतर कहीं भारी मशीनें चल रही हों। और इस संकेत के मिलते ही भारतीय सैटेलाइट नेत्र 3 को उसी इलाके पर लॉक किया गया, जिसने साफ दिखाया कि पाकिस्तान सुरंगों के अंदर से अपने कमांडोज को भारतीय पोस्टों की ओर भेजने की तैयारी में है। लेकिन भारतीय सेना ने इस बार पहले से ही एक इंटरसेप्ट लाइन बना रखी थी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी घाटी में ऐसे सेंसर और माइक्रो ड्रोन लगाए गए थे जो किसी भी हरकत को 3 सेकंड में ट्रैक कर लेते थे। और जब दुश्मन की ओर से 27 सैनिक उस सुरंग से निकले, तो भारतीय शैडो वोल्ट यूनिट ने बिना कोई आवाज पैदा किए उन सभी घुसपैठियों को रास्ते में ही काबू कर लिया। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। इस ऑपरेशन की खबर मिलते ही दिल्ली के वॉर रूम में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे सभी समझ गए हों कि यह अब सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक बढ़त की लड़ाई है और भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ चुका है। इस बीच पीओके के कोटली सेक्टर में भारतीय वायुसेना के 2 राफेल विमानों ने एक उच्च ऊंचाई वाली उड़ान भरते हुए दुश्मन की रेडार कवरेज को भेदने की सफलता हासिल की, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस यूनिटें भ्रमित हो गईं और पाकिस्तान का F-16 स्क्वाड्रन बिना किसी समन्वय के हवा में उड़ान भर गया। लेकिन भारतीय वायुसेना का उद्देश्य लड़ाई नहीं बल्कि दुश्मन के रडार पैटर्न को चिन्हित करना था,
और जैसे ही राफेल ने दुश्मन की रडार लाइन को स्कैन किया, भारतीय टेक्निकल टीम ने तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी रडारों की स्क्रीन पर एक सफेद चमक छा गई और उन्हें लगा जैसे भारतीय वायुसेना सैकड़ों विमानों के साथ उन पर हमला करने आ रही हो, जबकि वास्तविकता में भारतीय विमानों की संख्या केवल 2 थी। उस समय पीओके के भीतर तैनात भारतीय स्पेशल कमांडोज अपेयर नाइट फॉल्कन्स ने अपने मिशन का अगला चरण शुरू किया, जिसके तहत उन्हें दुश्मन की मुख्य संचार इकाई पर नियंत्रण करना था, जो पहाड़ी की चोटी पर बने एक छोटे से बंकर में स्थित था। और जब भारतीय कमांडो रात के अंधेरे में उस बंकर के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां सिर्फ 3 गार्ड थे जो रेडियो पर असंबद्ध बातें कर रहे थे। शायद उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था और इस मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय कमांडोज ने बिना गोली चलाए पूरे बंकर को कब्जे में ले लिया, जिससे पाकिस्तान की कम्युनिकेशन नेटवर्क एक झटके में लकवाग्रस्त हो गई। उधर इस बीच पाकिस्तान की सेना ने पीओके में अपनी 2 बटालियनों को भारत की नई प्रगति रोकने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट हॉकई पहले से ही उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी और भारतीय आर्टिलरी ने दुश्मन के काफिले पर ऐसे सटीक प्रहार किए कि उनके पैदल सैनिक चारों ओर भागने लगे। और तभी रॉ ने एक नया अलर्ट भेजा कि पाकिस्तान अपने ड्रोन के माध्यम से भारतीय सप्लाई लाइनों को हिट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट ने उन सभी ड्रोन को सीमा पार ही निष्क्रिय कर दिया, जिससे पाकिस्तान की योजना पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इन सभी घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग में कहा, अब समय आ गया है कि हम पीओके के भीतर उस हिस्से तक पहुंचे जिसके बारे में पाकिस्तान सोचता है कि भारत कभी नहीं पहुंच सकता। और इस आदेश के साथ भारतीय सेना के सभी थिएटर कमांड्स को नया निर्देश जारी हुआ, फेस टॉर तैयार करो, जिससे पूरे सैन्य ढांचे में एक बिजली की लहर दौड़ गई, क्योंकि फेज 4 का मतलब था पीओके के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर सीधी घुसपैठ। और उसी रात 3:07 पर भारतीय सेना के 3 अलग-अलग सेक्टरों से स्पेशल कमांडो टीमें पीओके के केंद्र की ओर बढ़ी, जहां अगले 48 घंटों में एक ऐसी निर्णायक झड़प होने वाली थी जो इस पूरे अभियान का परिणाम तय करने वाली थी। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने आर्मी चीफ से घबराहट में पूछा, क्या हम दिल्ली पर प्रहार करें? लेकिन आर्मी चीफ ने घुटी हुई आवाज में कहा, भारत पहले से तैयार है, ऐसा करने का मतलब हमारा अंत होगा। और यह सुनकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ क्षण तक खामोश रहा, जैसे उसे समझ आ चुका था कि भारत जिस दिशा में बढ़ चुका है उसे अब रोकना किसी के बस में नहीं। जैसे जैसे पहाड़ों के उस पार दुश्मन की ब्लैक हॉक ब्रिगेड पहली बार भारतीय कमांडो के मानसिक जाल में उलझकर बिखरने लगी, उसी समय भारत के स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी एक और बड़ी सूचना प्राप्त कर चुके थे कि पीओके के अंदर 3 नई सुरंगें सक्रिय की गई हैं, जिनका उपयोग 3 दुश्मन अपनी विशेष यूनिट्स को उत्तर दिशा में शिफ्ट करने के लिए कर रहा है। और यदि यह शिफ्टिंग सफल हो जाती तो भारत की सप्लाई लाइन कब्जे में रखने की पूरी रणनीति खतरे में पड़ जाती। इसलिए ऑपरेशन के दूसरे चरण को तुरंत सक्रिय किया गया, जिसमें भारतीय शैडो स्पेक्ट्रम डिवीजन को आदेश दिया गया कि वह उन सुरंगों की पूरी मैपिंग कुछ ही मिनटों में पूरी करें। इसी दौरान जमीन पर मौजूद भारतीय नाइट वॉल्व्स टीम दुश्मन के कुछ कैप्चर किए गए उपकरणों को स्कैन कर रही थी, ताकि पता लगाया जा सके कि दुश्मन का अगला कदम क्या है। और तभी कैप्टन अयान ने एक घातक बात पकड़ी, दुश्मन अपने पूरे पश्चिमी फ्रंट को एक ही समय में सक्रिय कर रहा है, ताकि भारत के कब्जे में आई सप्लाई लाइन को वापस लेने के लिए ट्रिपल साइड अटैक किया जा सके, यानी सामने से भारी फायर, पीछे से घुसपैठ और ऊपर की पहाड़ियों से स्नाइपर सपोर्ट। लेकिन भारत ने इस ट्रिपल अटैक को पहले ही भांप लिया था और इसी वजह से भारतीय सेना ने अपने एयर साइलेंट स्ट्राइक ड्रोन्स को पहाड़ियों पर पहले से तैनात कर रखा था, जो रेडियो सिग्नल के बिना काम करते थे, ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। और जैसे ही दुश्मन की ऊपरी चौकियों से नीचे उतरते हुए यूनिट्स के थर्मल सिग्नेचर दिखाई दिए, भारतीय ड्रोन ने बिना आवाज किए उस पूरी ढलान के ऊपरी हिस्से को एक बेहतर एंगल से लॉक कर लिया। और कुछ सेकंड बाद हवा में कोई धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन नीचे दिख रही गर्मी की आकृतियां अचानक ठंडी पड़ गईं।
जिसका अर्थ था कि दुश्मन की ऊपरी फायर सपोर्ट टीम अब खेल से बाहर थी। उधर नीचे से आने वाली दुश्मन की दूसरी यूनिट्स ने जैसे ही अचानक सप्लाई रोड को खाली देखा, वे तेजी से आगे बढ़ी। उन्हें लगा कि भारत ने रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रास्ते के दोनों ओर नाइट वॉल्व्स के स्नाइपर पहले से पोजीशन ले चुके थे। और जैसे ही दुश्मन की पहली गाड़ी ने सड़क पर कदम रखा, उसी समय भारतीय स्नाइपरों ने 2 शॉट साइलेंट पैटर्न का उपयोग किया, जिसमें पहले शॉट में दुश्मन की गाड़ी का ड्राइवर गिरता है और दूसरे शॉट में अगली गाड़ी के कमांडर को हटाया जाता है। और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि दुश्मन को समझने में भी 2 मिनट लग गए कि क्या हुआ। और जब तक वे संभलते, भारतीय कमांडोज के जंगलों की किनारियों से निकलकर उन पर 3 तरफ से टूट पड़े। लेकिन भारत का असली लक्ष्य गोलीबारी नहीं, बल्कि दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन को जड़ से खत्म करना था, ताकि दुश्मन के दल एक दूसरे से कट जाएं और उनका मनोबल तबाह हो जाए। इसी बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री एक नई खुफिया रिपोर्ट पर नजर डाल रहे थे, जिसमें यह जानकारी थी कि दुश्मन ने पीओके के भीतर अपने कुछ विशेष ऑप्स दस्तों को तैयार रखा है, जो भारत की प्रगति रोकने के लिए टैक्टिकल ब्लास्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पॉइंट्स पहाड़ियों के अंदर बनाए गए थे और उनका उद्देश्य था कि जैसे ही भारतीय सेना किसी घाटी के भीतर पूरी ताकत से आगे बढ़े, उस घाटी के ऊपर से एक बड़ा चट्टानी ढलान विस्फोट कर गिरा दिया जाए, ताकि पूरा रास्ता अवरुद्ध हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह रिपोर्ट देखते ही एनएसए और सेना प्रमुख को स्पष्ट आदेश दिए कि किसी भी कीमत पर हमारी टुकड़ियों को घेरा नहीं जा सकता। यदि दुश्मन ऐसा प्रयास करे तो पहले ही प्रहार करो। और यह आदेश तुरंत उत्तरी कमान तक पहुंचा, जिसने अपनी पूरी यूनिट्स को अंडरग्राउंड ऑडियो सेंसरों वाले सिस्टम के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि पहाड़ों के भीतर होने वाली हलचल का पता पहले ही लगाया जा सके। उधर पीओके की गहरी घाटियों में भारतीय कमांडोज सप्लाई लाइन भ्रष्ट होने के बाद अब आगे सुरंगों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन पास की एक पहाड़ी दर्रे से अचानक दुश्मन ने भारी मशीन गनें तैनात कर दी, जिन्हें पहाड़ियों की ऊंचाई का फायदा था, और पहली ही बौछार ने भारतीय कमांडोज को कवर लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नाइट वॉल्व्स के कप्तान आरव ने हालात देखते हुए एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने अपने सामने की चट्टानों पर माइक्रोफ्रेगमेंट जेट का उपयोग किया, जिससे बिना आवाज किए चट्टान का एक बड़ा हिस्सा फिसलने लगा और वह चट्टान दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर इतनी तेजी से गिरी कि वहां तैनात सभी सैनिक संभल भी नहीं पाए, और कुछ ही सेकंड में ऊंची पहाड़ी से हो रही दुश्मन की फायरिंग पूरी तरह शांत हो गई। इसी दौरान शैडो रेजिमेंट, जो ऊंचाई पर स्थित सेक्टर 3 की निगरानी कर रही थी, उन्होंने दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक रहस्यमय संदेश पकड़ा, फेज 2 सक्रिय करो। और इस संदेश ने तुरंत भारतीय कमांड को सतर्क कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ था कि दुश्मन अपनी असली आरक्षित यूनिट को मैदान में उतारने वाला है। और इस यूनिट का नाम था रेड स्पीयर बटालियन, जो कि दुश्मन की सबसे प्रशिक्षित पहाड़ी युद्ध यूनिट मानी जाती थी। लेकिन भारत ने पहले ही अनुमान लगाया था कि दुश्मन इस यूनिट को बचाकर रखेगा। इसलिए भारतीय स्पेशल ओनाब्स कमांड ने अपने सबसे गुप्त दस्ते टैक्टिकल वेलोसिटी टीम को सक्रिय किया था, जिसे दुनिया की सबसे तेज और गुप्त पर्वतीय मूवमेंट यूनिट माना जाता है। और यह टीम इतनी तेजी से इलाका बदलती है कि दुश्मन को समझने में भी वक्त लग जाता है कि वे कहां पहुंचे हैं। जैसे ही रेड स्पीयर बटालियन घाटी में उतरी, उन्हें लगा कि वे भारतीय टुकड़ियों को घेर लेंगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि टैक्टिकल वेलोसिटी टीम पहले ही उनकी पीछे वाली चोटी पर कब्जा कर चुकी है। और जैसे ही दुश्मन घाटी में उतरा, भारतीय टीम ने पहाड़ी पर मौजूद 2 बड़े पत्थर आधारित संरचनाओं को हल्का सा धक्का दिया, जिससे पूरा चट्टानी ढेर नीचे दुश्मन पर गिरने लगा और रेड स्पीयर की लगभग आधी यूनिट कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय हो गई, जबकि बाकी सैनिक घबराकर पीछे हटने लगे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं थी, क्योंकि सुरंग प्रणाली, जो दुश्मन की असली जान थी, वह अभी भी सक्रिय थी। और भारत का मुख्य उद्देश्य वही था, उस पूरी सुरंग को कब्जे में लेना और दुश्मन के पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को ध्वस्त कर देना। इसलिए भारतीय कमांडोज बिना समय गवाए सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही वे प्रवेश द्वार के करीब पहुंचे, वहां उन्हें अचानक धरती का हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे अंदर कुछ बड़ा मशीनरी चल रहा हो। और यह संकेत था कि दुश्मन सुरंग को या तो खाली कर रहा है या उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन अय्यान ने तुरंत अपनी टीम को रोक दिया
उन्होंने थर्मल स्कैन किया और पाया कि सुरंग के अंदर कई हिस्सों में विस्फोटक लगाए गए हैं ताकि भारत कब्जा ना कर सके। लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए नाइट वॉल्व्स की माइक्रो डिफ्यूजन टीम को अंदर भेजा गया और उन्होंने कुछ ही मिनटों में सभी प्रमुख विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन जब वे सुरंग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। दुश्मन वहां एक गुप्त कमांड हब चला रहा था, जिसमें न सिर्फ हथियारों का स्टॉक था बल्कि कई उच्च स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे जो भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। भारतीय कमांडोज ने बिना गोली चलाए पूरे कमांड हब पर कब्जा कर लिया और जैसे ही यह खबर भारतीय मुख्यालय पहुंची, वहां तालियों की आवाज गूंज उठी, क्योंकि इसका मतलब था कि पीओके के अंदर दुश्मन की सबसे प्रमुख युद्ध प्रणाली भारत के नियंत्रण में थी। और अब जबकि दुश्मन की रेड स्पीयर बटालियन टूट चुकी थी, ब्लैक हॉक ब्रिगेड पहले ही बिखर चुकी थी और उनकी सप्लाई लाइन भी भारत के कब्जे में थी, तो अब दुश्मन के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, पीछे हटना। लेकिन भारत के पास अब यह मौका था कि वह पीओके के भीतर और गहराई तक जाकर वह हासिल करें जिसकी कई पीढ़ियों से प्रतीक्षा थी। और इसी क्षण भारतीय सेना ने अगले चरण का संकेत भेजा, ऑपरेशन डायरेक्ट डॉन, जिसका अर्थ था कि अब भारत सुबह होते ही पीओके के हृदय तक पहुंचेगा और इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। जिस पल भारत के स्पेशल कमांड सेंटर में यह पुष्टि हुई कि दुश्मन की ब्लैक हॉक ब्रिगेड ने पीओके के भीतर गहरी हलचल शुरू कर दी है, उसी पल यह भी साफ हो गया कि अब यह लड़ाई सीधे सीधे जमीनी कब्जे की नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और स्पीड की जंग बनने वाली है। क्योंकि रात की गहराती धुंध, पहाड़ों की खामोशी और दुश्मन की अप्रत्याशित चालों ने पूरे ऑपरेशन को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया था। भारत की तीनों स्पेशल यूनिट्स ने जितनी तेजी से सप्लाई लाइन पर कब्जा किया था, उतनी ही तेजी से पाकिस्तान के अंदर बैठे कमांडरों में घबराहट फैल गई और उन्होंने अपनी सबसे क्रूर मानी जाने वाली ब्रिगेड को उन पहाड़ों की ओर धकेल दिया जहां उन्हें लगा कि भारतीय कमांडो सीधे मुकाबले में फंसेंगे। पर भारतीय कमांडर पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि दुश्मन की पहली प्रतिक्रिया तेज और बिना सोचे समझे होगी। इसलिए उन्होंने असली टीमों को पहाड़ों के किनारों पर छिपाकर सप्लाई लाइन के बीचों बीच कुछ नकली एक्टिविटी के संकेत छोड़े ताकि दुश्मन भ्रम में फंसकर वही करें जो भारत चाहता था। और ठीक ऐसा ही हुआ। ब्लैक हॉक ब्रिगेड ने जैसे ही मैदान में एंट्री की, उन्होंने सप्लाई लाइन पर बने उन नकली ठिकानों पर फायरिंग शुरू कर दी जिन्हें देखकर लग रहा था कि भारतीय कमांडो वहीं तैनात हैं। लेकिन असली कमांडो तो इस पूरी लड़ाई को ऊंचाई से देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे सही मौके का। और जैसे ही दुश्मन थोड़ा करीब आया, भारतीय शैडो रेजिमेंट की स्नाइपर यूनिट्स ने केवल 19 सेकंड में दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को लगभग तबाह कर दिया। अचानक हुए इस तेज हमले से दुश्मन की ब्रिगेड में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उन्हें ना यह समझ आया कि हमला कहां से हुआ और ना यह कि भारतीय कमांडो आखिर हैं कहां, क्योंकि पूरी घाटी साइलेंस मोड में थी और धुंध में सिर्फ गोलियों की आवाज ही गूंज रही थी। लेकिन भारतीय कमांडर जनरल वेणुगोपाल ने अपनी दूसरी यूनिट नाइट वॉल्व्स को तुरंत नीचे की दिशा से फ्लैंक करने का आदेश दिया ताकि दुश्मन को आगे पीछे दोनों तरफ से दबाया जा सके। नाइट वॉल्व्स, जो साइलेंट किल ऑपरेशन के लिए प्रसिद्ध हैं, इतनी खामोशी से आगे बढ़े कि दुश्मन को उनके आने का एहसास तब हुआ जब पहला ब्लैक हॉक प्लेट पूरी तरह घिर चुका था। और उस पल भारतीय कमांडो ने बिना दहशत फैलाए, बिना हवाई फायर किए, सिर्फ अपने प्रिसीजन टैक्टिक्स से दुश्मन को ऐसी स्थिति में ला दिया कि वे ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे हट सकते थे। इस बीच ड्रोन स्वार्म हवा में सक्रिय कर दिए गए, जिन्होंने दुश्मन की हर मूवमेंट को रियल टाइम में भारतीय सिस्टम को भेजना शुरू किया। जबकि दूसरी ओर रॉकी फील्ड यूनिट्स ने एक और चौंकाने वाली जानकारी पकड़ ली। ब्लैक हॉक ब्रिगेड के पीछे पीछे एक गुप्त विदेशी ग्रुप भी था जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गहरे मिशन के लिए बुलाया था। और यह सुनते ही ऑपरेशन रूम में मौजूद हर अधिकारी के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा, क्योंकि इसका मतलब यह था कि दुश्मन के पास सिर्फ अपनी सेना नहीं बल्कि विदेशी लड़ाके भी थे जो घुसपैठ, पहाड़ी युद्ध और गोरिल्ला टैक्टिक्स में माहिर होते हैं। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ का आदेश वही था, दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो, भारतीय सेना उसकी चालों से आगे है। और इसी विश्वास के साथ
भारत ने अगले चरण की तैयारी शुरू की। पहाड़ी दर्रा, जो इस समय ऑपरेशन का निर्णायक केंद्र बन चुका था, अब इतनी गहरी धुंध में ढका था कि दोनों पक्षों को तकनीक के बिना कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। लेकिन यही वह क्षण था जब भारतीय विशेष बलों ने धुंध का फायदा उठाते हुए दुश्मन की मुख्य ब्रिगेड के पीछे एक वी कट मूव शुरू किया, जिसमें कमांडो दो अलग अलग दिशाओं से दुश्मन को घेरते हुए उनकी कम्युनिकेशन लाइन काटने लगे। दुश्मन की वायरलेस फ्रीक्वेंसी पर लगातार गड़बड़ाहट आने लगी, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जैमर पहले ही सक्रिय हो चुके थे, और जैसे ही दुश्मन की कम्युनिकेशन टूटने लगी, उनका पूरा फॉर्मेशन बिगड़ गया और वे बिखरने लगे। ब्लैक हॉक ब्रिगेड का कमांडर बार बार अपने सैनिकों को लड़ाई की दिशा बदलने का आदेश दे रहा था, लेकिन भारतीय ड्रोन स्वार्म उनके हर पोजीशन चेंज को 3 सेकंड पहले ही पकड़ लेता और तुरंत स्पेशल यूनिट्स को अपडेट कर देता, जिसकी वजह से भारतीय कमांडो दुश्मन के हर कदम से पहले उनकी राह काट रहे थे। इसी बीच रॉ के सैटेलाइट फीड ने दिखाया कि दुश्मन घाटी के दक्षिणी हिस्से में भारी हथियार तैनात करने की कोशिश कर रहा है। शायद वह भारतीय अग्रिम दस्तों को रोकने के लिए बड़ी आर्टिलरी लाना चाहता था, लेकिन भारतीय कमांडो ने इतनी तेजी से सप्लाई लाइन पर कब्जा किया था कि पाकिस्तान के लिए हथियार ऊपर तक पहुंचाना लगभग असंभव हो गया। दुश्मन सैनिक पहाड़ियों के बीच भाग रहे थे, कुछ अपने कमांडरों से संपर्क की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार जाम होते सिग्नल ने उन्हें लगभग ब्लाइंड कर दिया था। इतने में भारतीय हॉक स्ट्राइक टीम, जिसे इस पूरे ऑपरेशन का क्लोजिंग यूनिट कहा जाता है, तेजी से पहाड़ की ऊपरी चोटी तक पहुंच गई और वहां से दुश्मन की पूरी तैनाती भारतीय सेंटर को साफ दिखने लगी, जिसे देखकर भारतीय सेना को यह समझते देर नहीं लगी कि दुश्मन का केंद्र अब सिर्फ एक बड़े प्रहार से पूरी तरह टूट सकता है। और जैसे ही यह आकलन पूरा हुआ, कमांडर वेणुगोपाल ने बिना 1 सेकंड की देरी किए ऑपरेशन का वह हिस्सा एक्टिवेट कर दिया जिसे साइलेंट थंडर कहा गया था। एक ऐसा प्रहार जो बिना आवाज किए चलाए, सिर्फ प्रेसिजन ग्रेड माइक्रो ड्रोन और थर्मल क्लस्टर यूनिट्स की मदद से दुश्मन की ऑपरेटिंग पोस्ट्स को नष्ट कर देता है, और केवल